अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अहम टॉपिक्स के बारे में। एक तो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में आज बहुत ज़्यादा अखबार जो हैं, ख़बरें, इन सब में ज़िक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस या पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई तादाद को सामने रख के कुछ ऐसे इंतज़ामात कर रही है कि जिसमें मार्केट्स और सारी जो चीज़ें इनको क्लोज़ करने की तरफ जाने का कुछ महदूद वक़्त के लिए, यानी एक 24 घंटे में कुछ टाइमिंग्स के लिए। एक तो हम उस पर बात करेंगे कि वो कौन से शहर हैं, क्या वजह बनी और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी और कब से ये इम्प्लीमेंट होंगी। और दूसरा दोस्तों, हमने बात करनी है कि कल जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया था कि गवर्नमेंट अब अलाउ कर रही है पाकिस्तान में कि पीसीआर के अलावा जो एंटीजन टेस्ट है, जिसको हम आम जुबान में रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, तो उसकी इजाज़त दे दी है गवर्नमेंट ने ऑफिशियली। तो हम बात करेंगे कि ये क्या है ये टेस्ट और इसका और जो पीसीआर है उसका फ़र्क क्या है, फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज के अखबार में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में 11 बड़े शहर ऐसे हैं जहां पे हुकूमत का ख्याल है कि जो केसेस आ रहे हैं सामने और जो इन्फेक्शन जहां पे ज़्यादा हैं, तो वो 80% केसेस इन 11 बड़े शहरों में से हैं। और अगर हम बात करें इन 11 बड़े शहरों की, इनमें शामिल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, फिर लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित। तो ये जो 11 शहर हैं, यहाँ पे रात को 10 बजे के बाद से जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो मार्केट्स हैं और जो भी पब्लिक गैदरिंग्स की जगहें हैं, तो वो सारी रात 10 बजे के बाद बंद हो जाया करेंगी। और इसी तरह जो पब्लिक पार्क्स हैं, या जिनको हम अम्यूज़मेंट पार्क्स भी कहते हैं, कि जहाँ पे बच्चों के झूले होते हैं और जो आम लोग जो वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स हैं इन शहरों में, तो वो भी शाम को 6 बजे के बाद से बंद हो जाया करेंगे। और अगर कोई शख्स इन चीज़ों को वायलेट करेगा और इनको फॉलो नहीं करेगा, और ख़ास तौर पे साथ ही एक और बहुत बड़ा एक ऐसा स्टेप उठाया है हुकूमत ने कि हर शख्स जो है जो अपने घर से बाहर निकलेगा, तो चाहे तो वो किसी पब्लिक ऑफिस में जाए या प्राइवेट सेक्टर के किसी ऑफिस में जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो मास्क पहने। और अगर कोई शख्स इन चीज़ों को वायलेट करता है, इनको फॉलो नहीं करता, तो हुकूमत का ये कहना है कि वो 6,000 से लेके 35,000 तक उसको जुर्माना कर सकते हैं या करेंगे। और साथ ही अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि वो 6 महीने के लिए उसको सजा दे सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, जो इस्लामाबाद का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, तो वहाँ पे सेक्शन 144 जो पाकिस्तान का कानून है 1889 से जो चल रहा है इस एरिया में, पाकिस्तान और इंडिया में जब ये इकट्ठे थे, तो उसकी जो शिक है 144 वो वहाँ पे नाफिज हो गई है। उसके तहत ये होगा कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, ख़ासतौर पे पब्लिक प्लेसेस पे या ऑफिसेस के अंदर, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के हों, तो वहाँ पे भी ये सारी जो जुर्माने 6,000 से 35,000 तक का और 6 महीने की सज़ा वहाँ पे भी लागू कर दी गई है। लेकिन जो ये 11 बड़े शहर हैं, इनके अंदर जो ये लागू होगा, ये दोस्तों लागू होगा ईद मिलाद के बाद, यानी आज है जुमेरात, और आज इसको अगरचे वो इसका यानी वो निकालेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जो कल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसके बाद से। तो ये इसके पीछे जो हुकूमत का सबसे बड़ी बात है कहना, वो ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान में ग्रेजुअली केसेस बढ़ रहे हैं, और अगरचे वो अभी एक्सपोनेंशियल लेवल यानी उस लेवल पे नहीं गए जैसे वो शूट कर जाएं अचानक, जो पाकिस्तान में मई जून में हुआ था, तो हुकूमत उस चीज़ से बचना चाहती है। हुकूमत का ख्याल है कि अगर इस लेवल पे इन चीज़ों को कर दिया जाए तो शायद हम किसी भी बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं, बड़ी तबाही से बच सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान में 4,000 से ज़्यादा जगहों पे लॉकडाउन है, जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहते हैं, या मिनी स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। और कम से कम पाकिस्तान की जो आबादी है, यानी कि 22-23 करोड़, उसमें से 30,000 वो लोग हैं जो इस मिनी स्मार्ट लॉकडाउन के एरिया में रहते हैं। और गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि अगर हमने ये जंग जो है कोविड के खिलाफ, इसको हमने काफ़ी हद तक जीता है, तो इस जीत को हम बरकरार रखें। इसलिए पाकिस्तान में जो NCOC का इदारा है, और ख़ासतौर पे वो जो कोविड से रिलेटेड उसकी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें ये फैसला हुआ है कि अब मज़ीद मोहलत नहीं दी जा सकती
क्योंकि लोग तो मास्क नहीं पहन रहे, लोग तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे, और जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो लोग करीब करीब आ रहे हैं। तो ये वजह बनी है दोस्तों इस पूरे यानी कि ये कवानीन जो चेंज हो रहे हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज़ के लिए। अब दोस्तों वापस जाते हैं एक और टॉपिक की तरफ कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसकी इजाज़त मिल गई है अब पाकिस्तान में बाकायदा। और रैपिड एंटीजन और पीसीआर के जो मेन फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। पीसीआर टेस्ट महंगा होता है, रैपिड एंटीजन सस्ता होता है। पीसीआर जो है 2 दिन में रिपोर्ट आती है, रैपिड एंटीजन 15 मिनट में रिपोर्ट आती है। पीसीआर से जो आरएनए होता है वायरस का, कोरोना वायरस का जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको हम नेजोफेरेंजियल यानी नाक के पीछे का एरिया या नाक के एरिया से मवाद से हम जायजा लेते हैं या उसको पता करते हैं, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो नाक से मवाद लेते हैं, ले तो नाक के पीछे से का हिस्सा है जो जिसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं, वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन नाक से लेके और इसको डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को। एंटीजन होते हैं कोई भी पार्ट वायरस का, लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियोकैप्सिड जैसे एक मशहूर पार्ट है तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ये प्रेगनेंसी टेस्ट या दिल का जो हार्ट अटैक होता है जिसे डॉक्टर्स जो है चेक करते हैं कि दिल का अटैक वाकई बड़ा है या छोटा है, तो उसके टेस्ट की तरह ये 15 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। किया तो ये घरों में भी जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो सबसे बड़ा मकसद है, इसका जो एक और फायदा और नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि अगर किसी का पॉजिटिव आ गया तो चांसेस यही हैं कि उस शख्स को प्रॉब्लम होगा। ये एंटीजन टेस्ट की नोयत है कि इसकी स्पेसिफिसिटी तकरीबन 100% है कि अगर किसी का पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कोरोना की इन्फेक्शन है। लेकिन अगर उसको नेगेटिव आ जाता है ये टेस्ट, और इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, 70-80% के करीब है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अगर किसी का नेगेटिव है तो आप 100% कन्फर्म नहीं होते कि इसको बीमारी नहीं है, बल्कि अगर वो किसी को अलामात हैं या किसी के घर में कोई केस था या किसी के कोई दोस्त को केस था तो फिर पीसीआर किया जाएगा। ये है इस टेस्ट का फायदा और नुकसान, क्योंकि ये टेस्ट सबसे ज्यादा पकड़ सकता है उन लोगों को जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो और आप नहीं चाहते कि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करें। ये टेस्ट बार बार किया जा सकता है, हफ्ते में 4 दफा भी किया जा सकता है, ना तो ये ज्यादा महंगा है और ना इसमें ज्यादा टाइम लगता है। और पीसीआर की ये होता है कि जो पीसीआर टेस्ट होता है वो बहुत कम वायरस को भी पकड़ सकता है, लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके लिए जरूरी है कि वायरस की तादाद बहुत ज्यादा हो तो तब ये उसको पकड़ता है। और ये आमतौर पर शुरू के इब्तदाई जो दिन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये आपको काम दिखाएगा। लेकिन अगर ज्यादा दिन गुजर जाएंगे तो फिर पीसीआर तो पकड़ सकता है, पीसीआर टेस्ट, लेकिन रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है ये उस प्रॉब्लम को नहीं पकड़ सकता। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि फर्ज करें कि आपने किसी का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया और आप चाहते हैं कि कंफर्म करना उसको पीसीआर से, तो आपने फिर पीसीआर को करना है 2 दिन के अंदर अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर जब आपने ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है। तो अगर फर्ज करें कि आप 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं या वो शख्स जो है उसने कहीं ऐसी जगह भी ट्रैवल किया है जहां पे कोई एक्सपोजर था, तो फिर जो पीसीआर होगा उसका ताल्लुक इस एंटीजन टेस्ट से नहीं होगा बल्कि वो नई इंफेक्शन हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो लोग जिनको अलामात आ रही हैं और उनमें आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो आप उनको आइसोलेट करें। इसका मतलब है कि चांसेस यही हैं कि उसको कोरोना है। लेकिन अगर किसी को अलामात तो हैं लेकिन उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में फिर पीसीआर टेस्ट किया जा सकता है। ये आमतौर पर स्क्रीनिंग की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, वहां पर 50 लोग आए हैं और उनको कोई अलामात हैं, तो उनका आप जल्दी से रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे जो कि 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपके लिए आसानी होगी उन लोगों को अलहदा करना जिनको कोविड हो सकता है। लेकिन जहां पे अलामात नहीं होंगी तो वहां पे हम इसको एज ए स्क्रीनिंग यूज करते हैं। डायग्नोसिस कहते हैं कि जब आप कोई शख्स है जिसको अलामात हैं, आप उसमें एक टेस्ट करते हैं तो उसकी तशखीस होती है या नहीं होती, इसे कहते हैं डायग्नोसिस। लेकिन स्क्रीनिंग का अमल वहां पे होता है जहां पे अलामात तो नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उन केसेस को पकड़ा जाए जिनको एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, तो इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। लेकिन एक होता है सर्विलेंस, स्क्रीनिंग करते हैं जैसे स्कूल्स के अंदर, मुआशरे में किसी एक खास जगह पे कम्युनिटी है उसके अंदर आप अचानक जाके रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग। और एक होती है सर्विलेंस। सर्विलेंस होती है कि फ़र्ज़ करते हैं कि हम लोग मॉडल टाउन में रहते हैं, मॉडल टाउन के किसी खास एरिया में हुकूमत चाहती है कि काफ़ी सारे अचानक रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं, लेकिन उनकी रिपोर्ट लोगों को नहीं दी जाती बल्कि हुकूमत या हुकूमत के उस इदारे को दी जाती है जो ये जानना चाहता है कि इस इलाके में कितनी इंसिडेंस या प्रेवलेंस है, यानी मरीजों की कितनी तादाद हो सकती है, नए और पुराने।
तो इसको हम कहते हैं सर्विलेंस। तो ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये बहुत काम की चीज़ है, सस्ता है, जल्दी होता है, घरों में किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल्स में जाएं और ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा खर्चा करें। तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आपके सामने लाना चाहता था। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, मास्क पहने, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जहाँ पे कोई बीमार शख्स है तो फिजिकल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, क्योंकि इसमें आपकी और आपके प्यारों की ही बचत है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।